नमस्कार, मैं दिव्या आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के जनवाणी कार्यक्रम में। जनवाणी कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जो आपसे और हमसे सीधे जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे ESIC योजना के बारे में। ESIC होता क्या है? बेसिकली ESIC एक योजना है जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देती है और इसके अंतर्गत आने वाली स्प्री योजना के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। आज इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कर्णपाल सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर हैं डिप्टी डायरेक्टर ESIC। सर, सबसे पहले इस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये है क्या और इसे क्यों लाया गया था? जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये बेसिकली ESI एक्ट 1948 में पास किया गया जी। और फरवरी 1952 में ESI कॉरपोरेशन स्थापित किया गया इसी एक्ट के अंदर जी। इस एक्ट के अंदर एक ऐसी स्कीम बनाई गई जिसके तहत कि कर्मचारियों की वेतन से एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत काटा जाएगा और जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी तरफ से एक थोड़ा सा और प्रतिशत ऐड करके एक ESI फंड में राशि जमा करवाएंगे और इसके अगेंस्ट ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सामाजिक सुरक्षा हित लाभ दिए जाएंगे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। जी जी। जैसे कि मेडिकल हित लाभ, बीमारी हित लाभ, अपंगता हित लाभ या फिर मैटरनिटी हित लाभ। जी जी। तो इस तरह से इस स्कीम का गठन किया गया और इस स्कीम को संचालित करने के लिए ESI कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया गया। जी जी। और अगर आपसे जानना चाहें तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज रहती हैं? क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनीज इसके अंतर्गत आती हैं? ESI एक्ट सभी फैक्ट्रीज़ के ऊपर लागू है और इसके अलावा सभी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एम्प्लॉयड है। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, लेबोरेटरीज़, हर तरह के ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी जी। उनके ऊपर ESI एक्ट लागू है जी। और ये एक्ट उन कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है जिनकी वेतन 21,000 रुपये से कम की है। जी। इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं एक कर्मचारी के लिए अगर वो ESIC में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह का रहेगा? जो ESI एक्ट है ये एक मैंडेटरी एक्ट है, इसमें किसी तरह की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिनके ऊपर ये लागू होता है उनको मैंडेटोरीली अपना कंट्रीब्यूशन फाइल करना होता है। जी। तो ESI के बेनिफिट्स इस तरह के हैं कि जो भी कर्मचारी जिनके अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है जो कि इंश्योर्ड हैं उनको सामाजिक सुरक्षा हित लाभ दिए जाते हैं। जैसे ही कोई कर्मचारी ESI के अंडर एनरोल किया जाता है तो डे 1 से उसको मेडिकल सहूलतें दी जाती हैं। अगर किसी भी तरह का उसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ESI स्कीम बिल्कुल ही कैशलेस स्कीम है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, दवाइयों का खर्च, इंजेक्शंस, ड्रग्स पूरी तरह से बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए हमारा एक डिस्पेंसरीज का नेटवर्क है पूरे स्टेट्स में जी। उसके अलावा सेकेंडरी केयर के लिए हमारे खुद के हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट्स के साथ अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है और टर्शरी केयर के हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप हैं जी। इसके अलावा बीमार होने की सूरत में सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी है वो बीमार हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पाता तो उनको अपना जो वेतन है उसकी जो दिहाड़ी है वो उसको नुकसान ना हो, इसलिए ESIC उसको उसकी जो डेली वेतन है, एवरेज डेली वेजेस हैं, उसका 70% सिकनेस बेनिफिट के रूप में देता है जी जी। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, एक 34 ऐसी बीमारियों की लिस्ट है जिनका इलाज लंबा चलता है, तो उस केस में एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें 2 साल तक उनको जो है 80% ऑफ उनकी एवरेज डेली वेज दी जाती है जी। ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जी। तो ये तो हो गया सिकनेस बेनिफिट। इसके बाद आ गया मैटरनिटी बेनिफिट्स। अगर कोई लेडी है वो मैटरनिटी में है तो 26 वीक्स तक की 100% जो भी उनकी वेजेस थी उनको ESIC पे करेगा जी। 6 मंथ की लीव के लिए। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई काम करते वक्त किसी को कोई चोट लग गई
और वो टेम्परेरीली या परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में ESIC उनको डिसेबलमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जी जी। तो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में एक तो टेम्परेरी, अगर कोई डिसेबल हो जाता है, कोई मान लो फ्रैक्चर हो जाता है या कोई और इस तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो टेम्परेरीली काम नहीं कर सकता, तो उस सूरत में उसकी एवरेज डेली वेज का 90% उसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट के रूप में पे किया जाता है जी। और अगर किसी की कोई परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो अपनी कमाने की क्षमता खो देता है, तो उस केस में एक मेडिकल बोर्ड डिटरमिन करता है कि इनकी डिसेबिलिटी की क्या परसेंटेज है जी। और उस हिसाब से उनकी जो है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट डिसाइड किए जाते हैं। ये भी मैक्सिमम उनकी 90% ऑफ द वेज तक जा सकता है जी। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी की काम करते वक्त डेथ हो जाती है और उस केस में डिपेंडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग पेंशन दी जाती है, जो विडो है उनकी रीमैरिज तक जी। और जो बच्चे हैं लड़कों को 25 साल की उम्र तक और लड़कियों को उनकी शादी तक जी। तो इस तरह से अगर किसी के मैरिड नहीं है या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनको पेरेंट्स को ये हितलाभ दिए जाते हैं जी। इसी तरह से एक और इसमें सुविधा दी जाती है, मान लीजिए अगर किसी की डेथ होती है तो एक मुश्त 15,000 रुपये की राशि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दी जाती है फ्यूनरल के खर्च करने के लिए। जी जी। इसके अलावा ESIC के अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं जी। और नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व किया जाता है जो हमारे इंश्योर्ड पर्सन्स हैं उनके बच्चों के लिए जी। तो उनके बच्चे अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट में एडमिशन लेके जो मेडिकल की विद्या है वो ले सकते हैं। जी, जैसे आपने बेनिफिट्स के बारे में बताया तो बहुत काउंटलेस बेनिफिट्स बताया आपने। आपसे जानना चाहूँगी कंपनीज़ के बारे में, अगर आप बताना चाहें कि कौन कौन सी कंपनीज़ को मैंडेटरी है इसमें रजिस्ट्रेशन? ESI एक्ट एक तो फैक्ट्रीज़ के लिए मैंडेटरी है, उसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, पोर्ट ट्रस्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आने वाली जैसे कि कोई भी शॉप्स जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। या फिर कोई भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लेबोरेटरीज, इसके अलावा कोई भी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो चाहे वो फुली प्राइवेटली फंडेड हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जी। तो उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ये लागू होगा। बेसिकली 2 कंडीशंस हैं ESI एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। पहला तो है 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते होने चाहिए वहाँ पे जी। और दूसरा है ये उन कर्मचारियों के ऊपर लागू है जिनकी वेतन 21,000 रुपये से कम की है, उन्हीं के लिए कंट्रीब्यूशन फाइल किया जाना होता है। जी। आपसे जानना चाहेंगे अगर ESIC की बात करें तो हिमाचल में आपके ब्रांचेस किधर उपलब्ध हैं हिमाचल में किया जा सके? हिमाचल में क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी में स्थित है जहाँ पे रीजनल डायरेक्टर हमारी ESI हिमाचल प्रदेश के हेड हैं। उसके अलावा सभी ज़िलों के लिए ब्रांच ऑफिसेज हैं। सिर्फ शिमला के लिए ब्रांच ऑफिस स्थापित होना अभी बाकी है। शिमला ब्रांच ऑफिस अभी परवाणु के अंडर है जी। इसके अलावा 14 ब्रांच ऑफिस हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं जी। और इसके अलावा 17 डिस्पेंसरीज हैं जिनके थ्रू मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जी। ESIC के बारे में अगर आप विस्तार से बताएं, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो कर्मचारी को तो वो किस पोर्टल के माध्यम से, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ आप देते हैं जहां पर वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं? ESI एक्ट के अंडर जो भी लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन करने की, एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, वो सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। जब भी एक्ट कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है तो 15 दिनों के अंदर एम्प्लॉयर ने अपनी रजिस्ट्रेशन ESI एक्ट के अंडर करवानी होती है जी। ये रजिस्ट्रेशन वो MCA पोर्टल के थ्रू करवा सकते हैं, ESIC की वेबसाइट www.esic.gov.in के थ्रू करवा सकते हैं जी। या फिर भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू करवा सकते हैं जी। ये 3 मोड्स हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के और अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने अपने अंडर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की रजिस्ट्रेशन भी उसी पोर्टल के ऊपर करवानी होती है। अगर बात करें हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में ESIC के अंतर्गत क्या सभी रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं या फिर कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो रह जाती हैं इस रजिस्ट्रेशन से बचती हैं?
हिमाचल प्रदेश में ESI एक्ट 1977 से शुरुआत हुई इसकी। जी। सबसे पहले ये सिर्फ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के ऊपर लागू था। जी जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका स्कोप बढ़ाया गया और इसकी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाया गया। 2017 से 7 ज़िले कवर हुए ESI एक्ट के अंडर जी। और 1 जनवरी 2023 से पूरा फुल स्टेट फुली इम्प्लीमेंटेड है। जी। और हिमाचल में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे ESI एक्ट लागू नहीं है। जी। लेकिन अवेयरनेस की कमी होने की वजह से या फिर एम्प्लॉयर्स के द्वारा एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन को अवॉइड करने की वजह से काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। जी। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे एक टूरिज्म सेक्टर है, तो हमने देखा है कि काफ़ी टूरिज्म सेक्टर में ऐसे यूनिट्स हैं जो अभी ESI के अंदर कवर्ड नहीं है और वो काम कर रहे हैं। जी। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई हुई, जबकि उनको ESI एक्ट के अंडर उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर कोई एम्प्लॉयर ESI एक्ट के अंडर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसके लिए उनको जब पिछले 5 साल तक का कंट्रीब्यूशन एक तो भरना पड़ सकता है जब भी वो डिपार्टमेंट की साइट में आते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर उनको 12% सिंपल इंटरेस्ट की दर से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जी। उसके अलावा उनको एक पेनल्टी हर्जाना भरना पड़ेगा जिसका रेट जो कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट के बराबर तक जा सकता है। जी। तो इस तरह से कुछ यूनिट्स अवेयरनेस ना होने की वजह से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और बाद में इस डर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते कि अगर हम अब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पिछले 5 साल का जो हमें लोड पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन एक एक्स्ट्रा पड़ेगा। जी जी। उसके डर से बहुत सारे यूनिट्स अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके विभाग की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं कि हर एक जो कंपनी है जिसको ESIC में रजिस्ट्रेशन करना है उनको लाया जाए जो छिपे हुए हैं? अभी 27 जून 2025 को शिमला में ESI कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई। जी। उस समय स्प्री स्कीम का लॉन्च किया गया। जी जी। स्प्री स्कीम एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड करती है 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। इस पीरियड में जो भी यूनिट्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके ऊपर ना तो पिछले 5 साल का कोई बर्डन रहेगा। जी जी। ना ही उनको कोई पुराना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। जी। और ना ही उनको कोई पुराने रिकॉर्ड के लिए कोई इंस्पेक्शन फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह का एक सुनहरी अवसर है, एक गोल्डन विंडो है सभी यूनिट्स के लिए जो अवेयरनेस ना होने की वजह से या फिर अपना पुराने कंट्रीब्यूशन को भरने के फाइनेंशियल लोड की वजह से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे। जी। तो अब 31 दिसंबर 2025 तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी। इसमें उनको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट दिया जाएगा कि उनको पिछले 5 साल का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं फाइल करना पड़ेगा। जी जी। अगर बात करें जैसे हमने अभी स्प्री योजना के बारे में बात की और कर्मचारियों के लिए राहत भरी जो ये न्यूज़ भी अपडेट भी है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप बिना पेनल्टी के उसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए ESCI से किसी को अपनी बात पहुंचाने हो, किसी कर्मचारी को कोई शिकायत है या फिर कोई बात रखनी हो तो आप तक कैसे पहुंचाया जाए और आप उनकी समस्याओं का कैसे समाधान निकालते हैं? ESIC के बारे में अगर किसी को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2526। इस नंबर पे संपर्क करके वो किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जी। इसके अलावा अगर विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि उनके इलाके में पड़ने वाले दफ्तर कहाँ पे हैं, डिस्पेंसरी कहाँ पे, तो क्षेत्रीय निदेशक के दफ्तर क्षेत्रीय कार्यालय में उनका नंबर है 01795 245-961। तो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे बात करके वो किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपने शुरुआत में हमारी जब बातचीत हो रही थी आपने कहा था इस योजना के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, ESIC के प्रति लोग इतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पाई है, तो आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि हर एक कर्मचारी तक, कंपनीज तक सभी में एक अवेयरनेस जाए इस स्कीम के बारे में, तो आप क्या क्या कैंपेन चलाते हैं इसके लिए? अभी स्प्री स्कीम के तहत हम हर ज़िले में ट्रेड यूनियंस और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, उनके थ्रू हम सभी के साथ मिलके अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि ESI स्कीम के बारे में सबको उनके राइट्स के बारे में पता चल सके, ESI स्कीम के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये उनको पता चल सके। इसके लिए हर ज़िले में
और हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जाके हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो हिमाचल में अभी हैं, तो उन पर ये लागू होता है? जी नहीं, ये जो स्कीम है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट के अंडर अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं या उनको पेड लीव वहाँ पे अवेल होती है। तो ये स्कीम बेसिकली फैक्ट्रीज़ के लिए है या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए है। जो मैंने आपको पहले इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बताई उनके लिए है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर लागू नहीं है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है, जैसे कि HRTC हो गया या HPTDC हो गया, तो कॉरपोरेशंस के ऊपर ये लागू है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एज सच ESI का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से आज जानने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे स्प्री योजना के बारे में विस्तार से। अगर किसी कंपनी को या कर्मचारी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा स्प्री योजना के अंतर्गत, तो क्या उसका प्रोसेस रहेगा? इसका मैम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एम्प्लॉयर के एंड से इनिशिएट होगा। जी। तो सबसे पहले तो वो ESIC के वेब पोर्टल पे जाके www.esic.gov.in पे जाके अपना इनरोलमेंट करवाएंगे, और अपना इनरोलमेंट करवाने के बाद जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों की इनरोलमेंट पोर्टल के ऊपर करवाएंगे। जी। और इसका दूसरा तरीका है श्रम सुविधा पोर्टल के ऊपर जाके वो ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और थर्ड है कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल MCA पोर्टल के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली उनको एक ESI कोड भी असाइन हो जाता है, जिसके थ्रू वो ESI की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। जी, स्प्री योजना से आपको क्या लगता है कि कितने लोग अभी तक जुड़े हैं और ये कितनी ज़्यादा फैल रही है ये योजना? स्प्री स्कीम के तहत अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 350 एम्प्लॉयर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जी जी। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि इस स्कीम का लाभ हर वो व्यक्ति तक पहुंचे जो इस स्कीम के लाभ से बाहर है। हम चाहते हैं कि जैसे हिमाचल में बहुत बड़ी एक टूरिज्म इंडस्ट्री है जी, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये एक सुनहरा मौका है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के अपने एम्प्लॉयज़ को वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के दायरे के अंदर लेके आ सकते हैं। जी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, जो कि अभी तक अपनी ESIC एक्ट के अंडर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो ये उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के ESI बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी। तो ये दोनों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें उनको पिछले 5 साल का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट और डैमेजेस तीनों माफ हैं। जी, ये योजना कब तक लागू है? समय सीमा क्या रहेगी इसके बारे में बताइए। ये योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू है। जैसे ही 2026 शुरू होगा उस टाइम पे अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको पिछले 5 साल का कंट्रीब्यूशन भी फाइल करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा और डैमेजेस भी भरने पड़ेंगे। इस योजना के तहत अगर जाना चाहें स्प्री योजना से एम्प्लॉयज़ को कितना फ़ायदा होगा? जैसे कि मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो हमारा बद्दी में है हॉस्पिटल जो ESIC हॉस्पिटल है, एक कालाअंब में हॉस्पिटल है जी। उसके अलावा एक परवाणु में हॉस्पिटल है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इन ये तो प्राइमरी 3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि ESI के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हैं। इसके अलावा हमारे टाई अप अरेंजमेंट्स है अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ सेकेंडरी केयर के लिए और सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो कोई भी एम्प्लॉय जो इसके अंदर रजिस्टर करवाया जाएगा उसको सबसे पहले तो फ्री मेडिकल सहूलत मिलेगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स और डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स भी उनको जब वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे कि उनको इस बेनिफिट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ये बेनिफिट्स भी मिलेंगे उनकी वेतन के अनुसार। जी, आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके। ESI के अंतर्गत अगर बात करें इस एक्ट में, जो बीमार व्यक्ति है उसको कितने समय तक जो है वेतन मिलता है अगर वो बेड रिडन है? तो अगर तो बात करें सिकनेस बेनिफिट्स की, अगर कोई बीमार हो जाता है तो 91 डेज तक उसको सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। सिकनेस बेनिफिट यानी उसकी वेतन का 70% अमाउंट उसको दिया जाता है ताकि अगर छुट्टी करने के लिए उसको कोई वेतन का नुकसान ना हो। दूसरा है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, इसमें उनके वेतन के 80% तक उनको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 124 दिन से लेके 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एडवाइस। तो ये है इसमें सिकनेस बेनिफिट्स में। और जो परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट्स हैं हमारे,
उसमें लाइफ लॉन्ग पेंशन है उनकी, जो कि उनकी डिसेबिलिटी के प्रोपोर्शन में उनको दी जाती है जी। इसी तरह जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट्स हैं वो उनके डिसेबिलिटी के ड्यूरेशन के दौरान 90% ऑफ वेजेस उनको दिए जाते हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगी खास प्रश्न, ESIC के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे आपने कहा, रजिस्ट्रेशन नहीं करते, उसका मेजर रीज़न क्या रहता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि अवेयरनेस ना होना जी। एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस ना होना और एम्प्लॉयर्स में अवेयरनेस ना होना जी। और दूसरा कारण है कि जब अवेयरनेस आती है तो हम लेट हो चुके होते हैं, उस टाइम पे पता चलता है कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं करवाई हुई और अगर अब करवाएंगे तो हमें प्रीवियस जो है पिछले 5 साल तक का कंट्रीब्यूशन फाइल करना पड़ेगा। जी जी। इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयर इसको अवॉइड करते हैं। जब उनको पता चल भी जाता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट देना भी चाहते हैं लेकिन इस डर से वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो जैसे स्प्री स्कीम है, स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, इसके तहत इसका उद्देश्य ही यही है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जिस डेट से वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी डेट से बेनिफिट्स उनके ऊपर लागू होंगे। उससे पुराने कोई भी पीरियड के लिए ना उनके ऊपर कोई लायबिलिटी रहेगी और ना ही उनको कोई रिकॉर्ड दिखाने की टेंशन होगी कि ये रिकॉर्ड इंस्पेक्शन में उनको प्रोड्यूस करना है। जी, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता रहती है अगर कोई कर्मचारी कंपनीज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना चाहे तो? अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसके की डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसका पैन कार्ड, GST नंबर, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उन्होंने अपना सारा डाटा फिल करना होता है और OTP के थ्रू उन्होंने अपना जो है डाटा को वेरीफाई करना होता है। इसके थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें जस्ट उनके जो प्रतिष्ठान के बारे में बेसिक जानकारी है, किस नाम से वो रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उसके अगर कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स कौन है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स कौन है और उसका बैंक अकाउंट कहाँ पे चल रहा है, इस तरह की बेसिक जानकारी बस मांगी जाती है। इसके ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं मांगी जाती। ये ऑनलाइन रहता है प्रोसेस या फिर ऑफलाइन भी इसको पूरा किया जा सकता है? ESIC में रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है जी। अपना वर्कर्स की डिटेल्स उन्होंने डालनी है, अपने एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयर्स खुद की डिटेल्स डालते हैं और वर्कर्स की डिटेल डालते हैं। कोई ऑफलाइन प्रक्रिया इसके लिए नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो भी एक ऑनलाइन क्लेम के थ्रू ही दिए जाते हैं और कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसमें भी कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। जी, आपसे जानना चाहूँगी ESIC और स्प्री योजना के इनिशिएटिव के बारे में। आने वाले टाइम में क्या क्या इनिशिएटिव आपके द्वारा लिए जाएंगे? अभी तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ के वर्कर्स यूनियन के साथ, वहाँ के एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस के साथ मिलके अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं। उसके अलावा हम अलग अलग हेल्थ कैंप्स वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके हम स्प्री स्कीम के बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी वर्किंग कंपनीज हैं, मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कवर किया हुआ है ESI के अंडर और कुछ को नहीं किया हुआ, तो ऐसी बड़ी यूनिट्स में जाके भी हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं कि अगर वो अभी से इनको रजिस्टर करवाएंगे एम्प्लॉयज़ को तो उनके एम्प्लॉयज़ इस कवरेज में आ जाएंगे और इसके अगेंस्ट उनको कोई पिछली लायबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं ESIC के, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या गाइडेंस और सलाह देना चाहेंगे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, ताकि वो रजिस्ट्रेशन भी करें और इसके प्रति जागरूक भी हो सकें? मैं सभी एम्प्लॉयर से यही अपील करूँगा कि स्प्री स्कीम के अंडर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो पिछले लायबिलिटी है पिछले 5 साल की और इंटरेस्ट की और डैमेजेस की, आप उससे बचें और आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को आप सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएं, जिससे कि आपकी भी लायबिलिटी कम होगी और इसमें एम्प्लॉयर्स को कुछ और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आप ESI एक्ट के अंडर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होती और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो एम्प्लॉयर की लायबिलिटीज़ हैं वो सारी लायबिलिटीज़ ESI के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, तो ये भी उनको बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉई हैं उनकी वेतन में से 0.75% डिडक्ट किया जाता है जी। और एम्प्लॉयर्स के शेयर में से 3.25% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से फाइल कर रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स की डिडक्शन भी उनको दी जाती है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी इसमें बेनिफिट है
उनकी जो लायबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ वो ESIC के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जी, अगर बात करें ESIC की तो पूरा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी भी देता है। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए बेनिफिशियल होंगे? अभी क्या प्रोसीजर रह रहा है आपका? माफ़ कीजिएगा, आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन को? आने वाले टाइम में ESIC का विजन क्या है कर्मचारियों के लिए? अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में इसी साल में एक हॉस्पिटल काला में इनॉग्रेट किया गया है, इसी तरह पे एक प्रपोज्ड हॉस्पिटल है ऊना के लिए, और इसी तरह पे जैसे जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे IPs के क्लस्टर और बड़े होंगे, तो उन जगह पर ESIC अपने हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश कर सकता है और डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश कर सकता है, ताकि वहाँ तक एम्प्लॉयज़ तक जो बेनिफिट्स हैं वो पहुँचाए जा सकें जी। और हमारे ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी सभी जगह पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है तो वो लोकल ब्रांच ऑफिस में जाके अपने ब्रांच मैनेजर से इसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ ही जगह पे हिमाचल में अभी ब्रांच ऑफिसेज है, तो आने वाले टाइम में क्या पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में दिख सकते हैं आपके ऑफिसेज? हिमाचल प्रदेश में ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। सिर्फ एक शिमला में ऑफिस खुलना बाकी है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश हो चुके हैं और स्टाफ भी वहाँ पे पोस्टेड है। तो जो मेडिकल सुविधा है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, तो जैसे जैसे किसी जगह पे इंश्योर्ड पर्सनस की गिनती बढ़ेगी, वैसे वैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए वो क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी जगह पे IPs की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो सबसे पहले वहाँ पे हम डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपसे जानने को मिली। कर्मचारी किस तरह से ESIC और स्प्री योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप आज स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज थी मैं आपके साथ दिव्या। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।